सवाल आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के प्रभाव का है। सरकारी कर्मचारी जब आरएसएस या किसी भी ऐसे संगठन में जो कि अपने को गैर राजनीतिक कहते हैं, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक झुकाव है, फिर उसका क्या प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर पड़ सकता है, उसकी ज़रूर समीक्षा होनी चाहिए, इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एनोनिमिटी की बहुत ज़रूरत होती है, तटस्थता, अनामता की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि तभी आप निष्पक्षता को ला सकते हैं, तभी आप जो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को फिक्स कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पर जिस पर सवाल उठते रहें कि उसका एक राजनीतिक दल के प्रति झुकाव है, और आरएसएस का तो क्लियर स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी उसके 35-36 जो संगठन है उन संगठनों में से एक राजनीतिक इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी भी रही है। इस तरीके की बात भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखा जाए और इस पूरे सिनारियो को जो सरकार ने भी निर्णय लिया है, अगर उसके आलोक में इसको समझने की कोशिश की जाए, बैकग्राउंड में समझने की कोशिश की जाए, तो इसका इम्पैक्ट सरकारी कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या पड़ेगा, पुलिस अधिकारियों पर क्या पड़ेगा और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी पर क्या असर आएगा। क्या भारत की ब्यूरोक्रेसी भी राजनीतिक आधार पर बढ़ जाएगी? क्या पुलिस व्यवस्था भी भारत की बटेगी? क्योंकि निश्चित रूप से जब ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा वर्ग भी कर्मचारियों को होगा जिसकी राजनीतिक झुकाव जो है आरएसएस के प्रति हो सकता है ना हो और हो सकता है हो। तो जो लोगों का झुकाव होगा वो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनका झुकाव नहीं होगा वो नहीं शामिल होंगे। इसके चलते ऐसे अधिकारी जिनका झुकाव होगा वो एक पार्टी की सरकार में ज्यादा उनको प्रिविलेज मिल सकती है दूसरे कर्मचारियों या अधिकारियों की तुलना में। और फिर जब चूंकि संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकारें आती जाती रहती हैं किसी भी, और अगर वर्तमान सरकार को देखा जाए जिस तरह की एनडीए की सरकार है और उसकी निर्भरता नीतीश कुमार और तेलुगु देशम के ऊपर है, तो कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, सरकार जा सकती है, सरकार बनी रह सकती है, कुछ भी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम इस तरह का कोई निर्णय लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से ये भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भारत के जो कर्मचारी हैं जिनमें तटस्थता है, जिनमें अनोनिमिटी है, अनामता है, वो कहीं ना कहीं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ चली जाएगी। और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या है कि जब हम किसी राजनीतिक दल यानी ब्यूरोक्रेसी या कर्मचारी जो है या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक राजनीतिक दल के लॉयल होते हैं और उनकी नीतियों के लिए आगे बढ़ करके काम करते हैं, पूरा उसका समर्थन प्रदान करते हैं। इसके अपने फायदे और नुकसान है, लेकिन इसमें तटस्थता नहीं रह जाती। और भारत एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, ऐसे बहुलतावादी देश में जहां पर अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर ऐसी स्थिति में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के चलते कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएगा, तटस्थता पर सवाल उठ जाएगा और कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है उस पर भी सवाल उठेगा। और जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं या जो पॉलिसीज हैं उनकी कंटिन्यूटी पर सवाल उठेगा, क्योंकि अगर सरकार ऐसे बीच में बदलती है तो फिर अगली सरकार भी ऐसे लॉयल्टी वाले ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और फिर ऐसी सरकारी नीतियां जो पिछली सरकार के काल में शुरू हुई थी वो उनको आगे की उसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और अगर हम भारत सरकार की जो वर्तमान नीति है कि 2047 तक हमको भारत को जो है विकसित भारत बनाना है, उसके लिए सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत एक योजना है, इसी की तरीके से हम अमृतकाल से गुजर रहे हैं। और अगर कोई सरकारी परिवर्तन होता है अगले 5 वर्षों तक, अगर ये सरकार चलती है और 5 वर्षों बाद कोई परिवर्तन आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो 2047 के हमारे विकसित भारत के सरकार की नीतियां, उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, उनका खाली नेम बदल जाता है, लेकिन पॉलिसी सेम रहती है और अधिकारी उससे यूज टू रहते हैं और कर्मचारी उससे यूज टू रहते हैं और कर्मचारियों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, वो ज्यादा जल्दी एडॉप्टेबिलिटी उनके अंदर होती है और उस काम को सरकार के बदलने के बाद भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जैसी कोई चीज उभर करके सामने आ जाएगी कि एक राजनीतिक झुकाव रखने वाली किसी सामाजिक दल में, या उस राजनीतिक दल तो आप सब आरएसएस को नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सामाजिक दल है जिसका राजनीतिक झुकाव स्पष्ट है और जिसके बहुत सारे मेंबर जो हैं वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक और सभी जो हैं आरएसएस की शाखाओं से निकल करके आए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उनकी निष्पक्षता
पर तो सवाल उठेगा ही। और आने वाले समय में जब कोई ऐसी सरकार का परिवर्तन होगा तो फिर ऐसी ही एक ब्यूरोक्रेसी फिर और आएगी, दूसरे सेवा दल वगैरह जो हैं, दूसरे वहां पर जो सामाजिक संगठन है वहां पर ब्यूरोक्रेसी को और कर्मचारियों को जानने के लिए कहा जाएगा। और फिर इसका परिणाम क्या होगा कि देश एक जो एनोनिमिटी हमारी सरकार ब्यूरोक्रेसी की है, या जो हमारी निष्पक्षता है, जो तटस्थता है, जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है हमारे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके इस निर्णय को देखा जाना चाहिए। हालांकि 58 ईयर्स बिफोर जब आरएसएस पर कांग्रेस ने एक ऐसा निर्णय लिया था, वो अपने आप में एक निर्णय था, उसकी तत्कालीन आलोचना भी हुई थी और उसको हिस्टोरिक भी माना गया था। ये भी एक निर्णय है, इसकी भी आलोचना हो रही है, और जो लोग इसके समर्थन में उनके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और तमाम समाजवादी नेता उस सरकार का अंग थे, और उस समय भी आरएसएस पर से इस तरीके के प्रतिबंध हटाए गए थे। इसलिए ये राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होने के बजाय हमें इस रूप में इसको देखना चाहिए कि राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है, राज्य की जो नीतियां हैं, और जो सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की तटस्थता है, निष्पक्षता है, क्या वो बाधित होगी? क्या किसी एक राजनीतिक दल के झुकाव के चलते अगर किसी एक दल के लिए प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने लगेंगे, उनकी विचारधारा के लिए कार्य करने लगेंगे, तो जनता को जिस वस्तुनिष्ठता के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, और इसी को एनालाइज करना चाहिए, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस निर्णय की समीक्षा भी होनी चाहिए। कैसा रहा ये एनालिसिस, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच।